इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, या तो आप उसको कैश में ट्रेड करो या फिर आप उसको ऑप्शंस में ट्रेड करो। फ्यूचर में भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट फ्यूचर का हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग के दो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं, कैश या फिर ऑप्शंस। और अगर आप सेल्फ रिसर्च करते हो या फिर आप किसी के व्यूज़ या टिप्स फॉलो करते हो, मेरे हिसाब से दोनों में ही कोई बुराई नहीं है। आप अगर सेल्फ रिसर्च करते हो तो अगर आप कैश में रिसर्च करते हो तो आप जाकर कैश में बाई कर सकते हो, और आप किसी के अगर व्यूज़ या टिप्स फॉलो करते हो तो आप व्यूज़ या टिप्स फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो जो उसने कहा है, या फिर अगर आप सेल्फ रिसर्च भी करते हो तो जो आप रिसर्च कर रहे हो आपको वहीं पर बाइंग करनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर आपने सेल्फ रिसर्च करी है और आपने कैश में बाइंग करी है तो आपको वहाँ पर कैश में बाइंग करनी चाहिए। और अगर आप किसी के व्यूज़ या टिप्स फॉलो करते हो या फिर लेवल्स फॉलो करते हो, उसने जिस भी मोड में आपको शेयर किया है, कैश या ऑप्शंस, आपको उसी मोड में फॉलो करना चाहिए। बट लोग क्या करते हैं, और मेरे से कई लोग पूछते भी हैं कि अगर मैं जैसे अपने लेवल्स शेयर करता हूँ अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में या फिर फ्री टेलीग्राम चैनल में, जब भी मैं कैश के लेवल शेयर करता हूँ, मेरे लेवल्स अगर 80% से ज़्यादा एक्यूरेट हैं तो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, या फिर जो भी फॉलो करते हैं उसको, वो क्या करते हैं, मैंने अगर कैश में लेवल शेयर किए हैं तो वो जाकर सीधे उसका एट द मनी का या फिर नियर आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय कर लेते हैं। वहाँ पर उनको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा कि डिफरेंस इन कैश एंड ऑप्शन बाइंग। तो मेरे हिसाब से कैश एंड ऑप्शन बाइंग में डिफरेंस क्या है। सेकंड, हम लोग उसको एक एग्जांपल से समझेंगे। और थर्ड, हमें कब कैश में बाइंग करनी चाहिए और कब ऑप्शन से बाइंग करनी चाहिए। मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछते भी हैं कि जब भी मैं कोई लेवल शेयर करता हूं, कि अगर मैं लेवल शेयर कर रहा हूं इंट्राडे के लिए तो वहां पर मैं ऑप्शन से क्यों नहीं शेयर करता, मैं कैश के क्यों शेयर करता हूं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड, स्टॉक मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंस इन कैश एंड ऑप्शंस क्या होता है। ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है और मैं इसको फॉलो करता हूँ। इस वीडियो में मैं अपने व्यूज शेयर करूँगा कि मेरे हिसाब से या फिर मैं किस तरह से फॉलो करता हूँ उस चीज़ को। सो आपका अपना ओपिनियन होगा, आपको जो भी ओपिनियन हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। मेरे ख्याल से 4 मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं जिस वजह से मैं कैश में बाइंग प्रेफर करता हूँ और ऑप्शन से बाइंग प्रेफर नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऑप्शन से बाइंग नहीं करता, मैं स्टॉक ऑप्शंस में भी बाइंग करता हूँ, बट उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। पहला कंपोनेंट होता है कि एनी क्वांटिटी। कैश में आप कितनी भी क्वांटिटी बाई कर सकते हो, बट ऑप्शंस में एक फिक्स्ड लॉट साइज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो रिलायंस का लॉट साइज है 250 स्टॉक्स का। अगर आपको रिलायंस के ऑप्शंस खरीदने हैं तो आपको 250 के मल्टीपल्स में ही खरीदने पड़ेंगे। बट अगर आप रिलायंस को कैश में खरीदना चाहते हो इंट्राडे के लिए तो वहाँ पर आप 100, 150, 250, 200, 300 कितने भी मल्टीपल्स क्या कितने भी स्टॉक्स की क्वांटिटी चाहो आप खरीद सकते हो। तो वहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस ये होता है। तो इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप अगर आप कैश में बाई कर रहे हो और कितनी भी क्वांटिटी बाई कर रहे हो तो आप पार्ट्स में एग्जिट भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने रिलायंस का कोई भी लेवल निकाला या फिर आपने किसी के व्यूज़ फॉलो किए। आप रिलायंस में किसी ने कहा कि 2500 उसका एंट्री बाइंग पॉइंट हो गया और 2480 या फिर 2490 उसका सेलिंग प्राइस हो गया या फिर स्टॉप लॉस हो गया, और उसका पहला टारगेट हो गया 2510 या फिर 2520 का। तो अगर आपने 200 क्वांटिटी खरीदी है तो आपने जैसे ही देखा कि आपका पहला टारगेट हिट हुआ है 2510 या फिर 2520, तो आप वहाँ पर 50% से एग्जिट कर सकते हो। 50% जो बाकी बचा हुआ स्टॉक्स हुए उसको आप अपने कॉस्ट में लगा सकते हो, जिससे आपका लॉस ज़ीरो हो गया। अब आपको लॉस नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शंस में क्या है कि आपने अगर एक लॉट खरीदा है तो आपको वो पूरा लॉट एग्जिट करना पड़ेगा। अगर वो 2510 तक पहुंचा है तो आपका जो भी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस पहुंचा होगा या फिर जो भी प्रीमियम पहुंचा होगा उसको आपको पूरा एग्जिट करना पड़ेगा, या फिर आप ऑप्शंस के मल्टीपल्स लॉट खरीदो। अब अगर आप मल्टीपल लॉट खरीदते हो तो आपने 250 मल्टीपल्स का अगर 2 लॉट खरीदे मतलब आपने ओवरऑल 500 शेयर खरीदे। अब आपको वहाँ पर प्रॉफिट भी तेज़ी से हो सकता है, और अगर गिरा स्टॉक तो आपको लॉस भी तेज़ी से हो सकता है। इस वजह से मैं कैश में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू ऑप्शंस। थर्ड कंपोनेंट होता है कि लेस रिस्क। अगर मुझे पता है कि 2500 पे मैंने अगर कैश में स्टॉक खरीदा है तो उसका मेरा स्टॉप लॉस है 2490, मतलब 10 पॉइंट का रिस्क। और अगर मैंने 200 क्वांटिटी खरीदी या फिर 250 क्वांटिटी खरीदी है तो वहाँ पर मेरा रिस्क हो गया 2500 रुपये। लेकिन वहीं पर अगर मेरा स्टॉक कहीं नहीं हिला और 2500 पे ही रहा, ना ऊपर की तरफ मेरा टारगेट हिट हुआ और ना ही नीचे की तरफ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वहाँ पर ऑप्शंस का प्रीमियम, मान लीजिए मैंने जो 2500 का एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस का मैंने ऑप्शन खरीदा होगा,
अगर वो मैंने 50 रुपये पे ख़रीदा होगा तो 50 रुपये से डीके होकर धीरे धीरे 45 रुपये तक आ चुका होगा। मतलब स्टॉक कहीं नहीं हिला, बट ऑप्शंस का प्रीमियम डीके हो गया और वहाँ पर मेरा लॉस होना शुरू हो गया। और अगर मान लीजिए ऑप्शंस का स्टॉक 2500 से गिर के 2490 तक आ गया, तो वहाँ पर ऑप्शन का प्रीमियम भी गिर के 50 से लेकर 40 तक आ चुका होगा, जिस वजह से मेरा वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। थर्ड कंपोनेंट होता है कि प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैंने स्टॉक खरीदा है कैश में, तो वहाँ पर जितना मेरा स्टॉक ऊपर जाएगा उतना ही मेरा प्रॉफिट होगा और उतना ही मेरा लॉस होगा। बट ऑप्शन में वो डिराइव्ड होता है। डिराइव मतलब अगर आप डेल्टा की वैल्यू मानो, एट द मनी स्टॉक स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन का डेल्टा चल रहा होगा समवेयर ऑन 50 या 52 के आसपास, और वहीं पर उसके जो बाकी के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे अल्फ़ा, बीटा एंड ऑल, थीटा डीके एंड ऑल, वो सब उस वजह से डीके भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो वो पूरा डिराइव्ड वैल्यू होती है। अगर मेरा ऑप्शन में प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी कम होगा, लेकिन अगर लॉस हो रहा है, लॉस बिकॉज अगर स्टॉक ने कहीं भी मूवमेंट नहीं दिया ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वहीं पर स्टैग्नेट रहा, तो मेरा लॉस वहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑप्शन का धीरे धीरे डीके होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिस वजह से मैं कैश में प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू ऑप्शंस। बट मैं ऑप्शंस में भी बाइंग करता हूँ, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। होप आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी कि मेरे ख्याल से कैश में और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। आप पे कुछ और व्यू पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लोग वही जो सबका कॉमन और सबका फेवरेट स्टॉक है या फिर किसी भी डिस्कशन में उसका नाम जरूर आता है, विच इज़ रिलायंस। तो इसको हम लोग रिलायंस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये रिलायंस का 15 मिनट का चार्ट है और मैंने फ्राइडे को अपने व्हाट्सअप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में रिलायंस के लेवल शेयर किए थे। मेरा बाइंग प्राइस था 2859 के पास। जब मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं बाइंग करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस था 2847 के पास, मतलब करीब 12 पॉइंट्स का, और मेरा पहला टारगेट था 2874 का, जो मेरा फर्स्ट टारगेट था। और मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मैं टोटल 3 टारगेट शेयर करता हूँ, कब बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा और क्या टारगेट होगा। और ये मैं जब भी कोई व्यू शेयर करता हूँ अपने व्हाट्सअप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में या फिर कोई लेवल शेयर करता हूँ, तो मैं तीनों चीज़ें मेंशन करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखो 17 तारीख को रिलायंस की जो हमारी बाइंग ट्रिगर हुई समवेयर अराउंड 10:15 बजे के आसपास, जब ये 10:15 बजे वाली कैंडल क्लोज हुई, और उसके बाद रिलायंस हमारे लेवल के पास ही एक रेंज बनाता रहा। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे रिलायंस ने रिकवरी दिखाई, तब वो हमारा जो पहला टारगेट था 2874 एग्जैक्टली वहीं तक गया और वहाँ से एक फॉल दिखाया। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, जो मैंने लेवल शेयर किए थे। हमारा बाइंग प्राइस था 2859 का, और अगर हम 2860 का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन के बारे में देखें एक बार, मैंने यहाँ पर लेवल पहले से मार्क कर रखे हैं। रिलायंस ने यहाँ पर हमारे जो बाइंग प्राइस है उसको ट्रिगर किया। 10:15 बजे वाली कैंडल अगर आप देखो तो उसका हाई था 4425 के आसपास, उसका क्लोजिंग था 4375 के पास। अगर आप इसको 44 पे भी बाइंग करते मान लीजिए यहाँ पर, तो उसके बाद रिलायंस ने यहाँ पर एक फॉल दिखाया था और हमारा जो बाइंग प्राइस है उसके नीचे जाकर सस्टेन किया था। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस अभी दूर था, वहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ। लेकिन जो ऑप्शन का प्रीमियम था वो 44, जब आपने बाई किया था 44 से 39 तक आ चुका था, मतलब यहाँ तक गिर चुका था। अगर आपने यहाँ पर होल्ड ना किया होता और आपने इस स्ट्राइक प्राइस का जब यहाँ पर रिलायंस ने ब्रेकडाउन दिया था तब आपने इसका वेट ना किया होता, तो आपको यहाँ पर 5 पॉइंट का ऑलरेडी लॉस हो चुका होता। और उसके बाद रिलायंस ने जब रिकवरी दिखाई, तो रिलायंस ने यहाँ पर हमारे को 27 पॉइंट की रिकवरी दिखाई थी। लेकिन वहीं पर जो ऑप्शन का प्रीमियम गया था वो गया था 46.65 तक, मतलब आपको सिर्फ 2.5 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होता अगर आपने ऑप्शंस बाई किया होता। तो जैसा मैंने मेंशन किया कि आप यहाँ पर कितनी भी क्वांटिटी खरीद सकते हो। अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए 200-250 क्वांटिटी भी खरीदी होती जो ऑप्शंस के लॉट के बराबर है, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ऑप्शंस का एक लॉट भी खरीदा होता तो आपको यहाँ पर लॉस होना शुरू हो गया था पहले 5 पॉइंट में, जब रिलायंस ने यहाँ पर एक फॉल दिखाया था। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट भी हुआ तो आपको प्रॉफिट उतना नहीं हुआ जितना एज़ कम्पेयर टू कैश हुआ। प्लस अगर आप यहाँ पर मान लीजिए जब रिलायंस ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई थी तो आपने यहाँ पर 50% यहाँ पर कैश से एग्जिट मार दिया। आपने अगर 250 क्वांटिटी खरीदी थी और जब रिलायंस ने 10 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाना शुरू किया तब आपने कहा कि चलो मैं कुछ प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। आपने 250 की जगह 125 शेयर से बाहर निकल गए। आपने बाकी के 125 का अपने बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आपको यहाँ पर लॉस 0 हो गया। लेकिन वहीं पर अगर आपको एग्जिट ऑप्शन से करना है तो जब रिलायंस ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई थी तो आपने 1 पॉइंट से जाकर यहाँ पर एग्जिट किया होगा, बिकॉज उस समय 45 के आसपास चल रहा था। तो आपको यहाँ पर पूरे लॉट से एग्जिट करना पड़ता। तो यहाँ पर आपको रिस्क थोड़ा सा कम था या फिर नॉन रिस्क था। यहाँ पर आपको रिस्क पता नहीं था कितना होगा, क्योंकि कितना भी गिर सकता है। ओवरऑल रिस्क आपको पता था बिकॉज आपने मैक्सिमम 44 पॉइंट्स का पे किया है, तो आपको 44 पॉइंट से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। रिलायंस में यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉल भी आ सकता था, बट बहुत रेयर केस में इतना फॉल, बड़ा फॉल आता है, वो भी रिलायंस जैसे शेयर्स में।
होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं कैश में क्यों बाई करता हूँ और ऑप्शंस में क्यों बाई नहीं करता। आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। अब अगर हम पीपीटी पे वापस आ जाते हैं तो अब देखते हैं कि हमें कैश में के बारे में कब ऑप्ट करना चाहिए और ऑप्शंस के बारे में कब ऑप्ट करना चाहिए। कैश आप कभी भी मंथ में बाई कर सकते हो, मतलब किसी भी दिन आप जाकर कैश में बाई करके ट्रेड कर सकते हो, सब बराबर है। लेकिन ऑप्शंस के बारे में मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं मंथ के एंड में, जब आखिरी के कुछ 5-6 सेशंस बाकी होते हैं, मतलब थर्सडे को एक्सपायरी है अगर, तो पिछले हफ्ते का थर्सडे या फ्राइडे तक मैं जाकर वहाँ पर फिर एक ऑप्शन से बाइंग की स्टार्टिंग करता हूँ। ऐसा क्यों? कैश में तो लेस रिस्क होता ही, हमने अभी आगे कवर किया, बट ऑप्शन में भी लेस रिस्क होता है। क्यों? बिकॉज आखिरी के 5-6 दिनों तक प्रीमियम ऑलमोस्ट डीके हो चुका होता है। मान लीजिए जो अभी 44 का प्रीमियम, जो अभी 44 का प्रीमियम चल रहा था, वो उस समय तक, मतलब अब जो थर्सडे से लास्ट थर्सडे, सेकंड लास्ट थर्सडे तक उसका प्रीमियम गिर के 44 से करीब 15 रुपये या फिर 12 रुपये 13 रुपये आ चुका होगा। एट द मनी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें हमारा रिस्क कितना हुआ? 250 इंटू 15, मतलब करीब 3-3.5 हज़ार रुपये का रिस्क। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट लॉस होता है कैश में, जो हमने आगे डिस्कस किया था। लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम में हमारा एक्सपोनेंशियल मूव्स भी हो सकते हैं। तो उसको भी हम अगर एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एयरटेल का 15 मिनट का चार्ट है। 18 अप्रैल को 10:15 बजे के आसपास एयरटेल ने जब यहाँ पर अपनी जो रेंज बना रहा था एयरटेल, या फिर जहाँ से एयरटेल रेजिस्टेंस ले रहा था, उसको ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद एयरटेल ने बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई थी और करीब 1234 से लेकर 1281 तक की मूवमेंट दिखाई थी और बहुत शार्प मूवमेंट दिखाई थी। 25 अप्रैल के आसपास एक्सपायरी थी, तो 18 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल तक सिर्फ 4 या 5 सेशंस बचे थे। उस समय 1240 स्ट्राइक प्राइस का एयरटेल का ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ा था। अगर हम एयरटेल का ऑप्शंस का प्रीमियम देखें एक बार, ये एनएससी की वेबसाइट का डेटा है। अगर हम एयरटेल का 18 अप्रैल का ऑप्शंस का प्रीमियम देखें, एयरटेल का 18 अप्रैल का ऑप्शंस का प्रीमियम जब ओपन हुआ तो करीब 5.5 रुपये के आसपास। और अगर हम उसका चार्ट भी देखते उस टाइम पे, तो अब मैं चार्ट मेरे को नहीं मिल रहा, बट अगर हम उस टाइम पे चार्ट देखते एयरटेल का, तो वो 5.5 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा था उस समय, जब 10:15 बजे वाली कैंडल में एयरटेल ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया था। और जब एयरटेल ने वहाँ से 1234 से लेकर 1281 तक रिकवरी दिखाई थी, तब वो एयरटेल का 5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन का प्रीमियम 42 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर एक बहुत अच्छा एक्सपोनेंशियल मूव दिया था, जैसे मैंने अभी कवर किया था। तो अब अगर हम पीपीटी पे वापस आ जाते हैं, होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं मंथ के एंड में या फिर एक्सपायरी जब होने वाली होती है उसे कुछ दिन पहले ही क्यों बाय करता हूँ। एयरटेल का वो 1240 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 5 रुपये से 42 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर एक बहुत अच्छा मूव दिया था। वही मैं चाहता तो मंथ के बीच में भी या फिर मंथ के स्टार्टिंग में बाय कर लेता, बट उस समय मेरे को प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता और मेरा रिस्क बढ़ जाता। इस वजह से मैं मंथ के एंड में प्रेफर करता हूँ। अब इस महीने भी एक्सपायरी ऑलमोस्ट नियर है, तो अब मैं मान लीजिए थर्सडे फ्राइडे से फिर से ऑप्शन से बाइंग स्टार्ट करूँगा, बिकॉज उस समय मेरा रिस्क कम होगा और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर डीके भी करता है या फिर स्टॉक मेरे फेवर में नहीं भी जाता, तब भी उतना डीके नहीं करेगा, बिकॉज ज़ीरो तो वो एक्सपायरी वाले दिन ही होगा। तो जिस वजह से मेरे को लॉस होने के चांसेस कम होंगे। अगर वो 5 रुपये से डीके होता भी, तो वो 5 रुपये से डीके होकर 2.5 रुपये तक आता, जहाँ पर मेरे को लॉस कम होता। बट अगर वहीं पर मैं मंथ के स्टार्टिंग में ले लेता, तो वो 40 रुपये या 30 रुपये जो भी चल रहा होता उस समय, वो 40 रुपये 30 रुपये से वो डीके होकर 20 रुपये तक भी आ सकता था। तो वहाँ पर मेरे को 30 रुपये से 20 रुपये तक 10 पॉइंट का लॉस होने के चांसेस थे, जो मेरे लॉस ज़्यादा होता। बट यहाँ पर तो मेरे को 5 रुपये का लॉस होगा या फिर 5 पॉइंट का ही लॉस होगा। और थर्ड है कि आप कैश में कितनी भी क्वांटिटी खरीद सकते हो और ऑप्शंस में भी कितने भी मल्टीपल ऑफ लॉट्स खरीद सकते हो, बिकॉज उस समय प्रीमियम कम होगा तो आपके लॉस होने के चांसेस कम होंगे और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसीलिए मैं कैश में बाय करता हूँ मंथ के स्टार्टिंग में या फिर मंथ के ऑलमोस्ट एंड तक, और आखिरी के कुछ सेशंस में, जब 5-6 सेशंस बचे होते हैं थर्सडे फ्राइडे तक, जब यहाँ पर सेशंस कम होते हैं और प्रीमियम भी कम हो चुका होता है, तब मैं ऑप्शन से बाइंग स्टार्ट करता हूँ। होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि कैश में कब बाइंग करनी चाहिए, ऑप्शंस में कब बाइंग करनी चाहिए, कैश और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है, और मैंने आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन भी किया। अगर आप पे कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स में डेली बेसिस पे अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।